वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए यानी बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए चैप्टर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी के बारे में अर्थात इकोलॉजी के बारे में समझेंगे। इकोलॉजी क्या होती है उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे विस्तार से। और आप समझ लीजिए कि आज के वीडियो के बाद में इकोलॉजी आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न या 15 नंबर के प्रश्न आपके इस जो है चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। अंत तक वीडियो अवश्य देखिएगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और पूरी जी जान लगा करके मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग भी अपनी समस्त ऊर्जा के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से मैं अपनी समस्त ऊर्जा एक प्रकार से आपके लिए छीण करता हूं, व्यय करता हूं, तो आप लोग भी अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा अगर व्यय करेंगे, आप जाहिर सी बात है एग्जाम से में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए भाई आओ चले मिला के हाथ सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ। तो आज हम समझेंगे पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी के मीनिंग्स को और डेफिनेशंस को। इसके बाद में हम और चैप्टर में उसके महत्व को, इसकी विशेषताओं को, इसके प्रकार को यानी इसके विभाजन को, कितने प्रकार की पारिस्थितिकी होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके जस्ट बाद उसके बाद में इसके महत्व, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए और आगे हम बढ़ते रहेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त करने का प्रयास रहेगा चैप्टर 2। तो बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर भूगोल अर्थात जियोग्राफी, ओके, उसमें पढ़ना क्या है हमको, चैप्टर 2 के अंतर्गत पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर देख लीजिएगा, हेडिंग आप डालिएगा पारिस्थितिकी का अर्थ एवं परिभाषा। ये आपको दिखाई पड़ा होगा, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा अभी जब मैं हट जाऊंगा पढ़ा करके। उसके बाद में आप आसानी से इन चीजों को समझ करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये चीज आप ध्यान, आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स ये मत सोचिएगा कि मैं नोट्स बनाऊंगा खुद, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख करके अपनी सारी ऊर्जा छीन कर दे रहा हूं, मैं मेहनत करता हूं। तो आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि साथ साथ पढ़ते रहिएगा। एक बार तो लाइव आप देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद में पुनः मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है लगभग अब ये जियोग्राफी की क्लास लगभग 5-6 दिनों बाद ही होगी, ठीक है, ये बात आप मान करके चलो। और भी और सब्जेक्ट क्लासेस होंगी, तो आपको पता होगा कि एक हफ्ते का लगभग समय एक चैप्टर के बाद में मैं देता हूं। तो आप लोग उतने में अपना नोट्स ये वाला तैयार कर लीजिए साथ ही साथ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो जब अपलोड हो जाएगी चैनल पर तो आप उसको रोक रोक करके आसानी से एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक। इस प्रकार से आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। अब इसमें मत कहिए कि सर जी नोट्स प्रोवाइड करवाओ हमको, नोट्स यहीं से आप बना सकते हो। और नोट्स जब आपको मैं सेंड कर दूंगा तो फिर पढ़ने की इच्छा नहीं होती। आप जब खुद बनाइएगा नोट साथ साथ तो आपको दिमाग में वैसे रट जाएगा, क्योंकि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन वक्त आने पर काम नहीं आता है। अगर वक्त पर आपको सही ठिकाने पर तीर मारना है तो निश्चित तौर पर आपको पूरा का पूरा नोट्स इस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप बनाते हुए साथ साथ चलिएगा, ठीक। चलिए सबसे पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी जो शब्द है, ये शब्द यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, प्रोफेसर ई हैकल ने किया था। किसने किया था, प्रोफेसर ई हैकल ने किया था। ये कहां के हैं, ये जर्मनी के, कौन है भाई, ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, ओके। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है पारिस्थितिकी शब्द का या इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो प्रोफेसर ई हैकल ने किया था। आपसे प्रश्न पूछता है कभी कभी कि इकोलॉजी के स्थान पर और जो है ओसिकोलॉजी यानी कि इसका मतलब कि एक प्रकार से वो जो है ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी कि लगभग ओस, यहाँ पर ये जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, तो इसको किया था वर्मिंग महोदय ने 1895 यानी 1895 ईस्वी में। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि इसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग यानी कि इकोलॉजी के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान है वार्मिंग महोदय, ठीक। कब किया था, 1895 ईस्वी में किया था इन्होंने, ठीक। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी बहुत पारिस्थितिकी के बारे में चीजें समझ में आई। अभी और चीजें आपकी समझ में आएंगी और ये आने वाले जितने भी परीक्षाएं जैसे कि जो भी हमारे छात्र छात्र होंगे सभी के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी जो 24 में आएंगे थर्ड सेमेस्टर में, 25 में थर्ड सेमेस्टर देंगे, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक। देखिए इकोलॉजी जो शब्द है खास करके इसकी अगर मैं बात करूं इकोलॉजी शब्द की, तो इकोलॉजी शब्द जो होता है ये अंग्रेजी का शब्द है और हिंदी का शब्द इससे बना कौन सा भाई, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी कैसा शब्द है, तो ये पारिस्थितिकी आपका हिंदी का शब्द है, सभी को पता होगा। इकोलॉजी किसका शब्द है भाई, अंग्रेजी का शब्द है।
लिखने की जरूरत है नहीं, सभी को पता है। अंग्रेजी का शब्द है इकोलॉजी, ठीक। और ये इकोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द आपका है आइकोस और दूसरा शब्द आपका कौन सा है, लोगिया या लोजिया, ठीक है। तो लोगिया शब्द यानी लोजी जो शब्द बना है यहाँ पर देखिएगा, वो लोजी शब्द जो बना है ये लोजिया से या फिर लोगास से कहीं कहीं पर आपको मिलता है। तो ये दोनों शब्द आपके कैसे हैं, ये दोनों शब्द आपके हैं ग्रीक भाषा की। कौन कौन से शब्द भाई, आइकोस और लोजिया या फिर लोगास बोल सकते हो, ठीक। तो ये दोनों शब्द किसके हैं, ये दोनों शब्द हैं आपके ग्रीक भाषा के। किस भाषा के भाई, ग्रीक भाषा के हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि इकोलॉजी शब्द जो अंग्रेजी का है ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना, तो ये पहला शब्द ये दूसरा शब्द आपसे पूछेगा किस भाषा के दोनों शब्द हैं, तो ग्रीक भाषा के हैं। आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा जिसमें लॉजी शब्द लगा होता है, वो लॉजी शब्द शास्त्र या विज्ञान से जोड़ा जाता है। खास करके आइकोस का मतलब आपका किससे होता है भाई, वास। वास माने क्या होता है, निवास स्थान, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि इसका मतलब होता है निवास स्थान। किसका मतलब, आइकोस और लोगोस को जब मिला लेंगे, आइकोस और लोजिया को हम मिला लेंगे जब, तो क्या बनेगा, वास यानी कि निवास स्थान। इसका क्या होगा, इसका अर्थ होगा। ये दोनों शब्द किसके हैं, ग्रीक भाषा के। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अब यहाँ पर तो कुल मिलाकर के अगर इसके अर्थ को हम समझेंगे, यहाँ पर देखिए अर्थ, तो ये अर्थ आपका होगा जब एग्जाम में आपसे अर्थ पूछेगा मीनिंग ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी का अर्थ, तो आप क्या बताओगे, इकोलॉजी मतलब कि बराबर क्या होता है, आइकोस प्लस लोजिया इज इक्वल टू इकोलॉजी। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो इस आधार पर यानी इस अर्थ के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी जो है क्या है, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी से तात्पर्य जीव का घर में अध्ययन है। किसका, जीव का घर में अध्ययन, जीव का उसके घर में अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ओके, क्लियर हो गई बात। ये तो होगा इसके अर्थ के बारे में, यानी इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हमने टटोला, उसके अर्थ की मतलब कि उसके शाब्दिक अर्थ को समझा, उसके बाद में मैंने एक परिभाषा बना दी, एक परिभाषा दे डाली, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी आर्थिक परिभाषा, यानी इसके अर्थ से निकली हुई परिभाषा। लेकिन इकोलॉजी को मात्र इतने शब्दों में कह देना, ये इकोलॉजी के साथ नाइंसाफी होगी। इकोलॉजी का वास्तविक मतलब समझने के लिए हम लगभग 6 विद्वानों के जो महत्वपूर्ण है विद्वान, उनकी परिभाषाओं को जानने का प्रयास करेंगे। और जब हम उनकी परिभाषाओं को जानेंगे तो एक व्यापक स्तर पर आपको इकोलॉजी की समझ आपके दिमाग में, आपके माइंड में डेवलप होगी। तो आइए हम उन्हीं विद्वानों की परिभाषाओं का अनुसरण करते हुए और इकोलॉजी को और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। बातचीत मत करिए, पूरा समय निकाल करके मैं अपने जीवन का आपको पढ़ाने आ रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रकार से जो है आप लोग बातें करें, ठीक। तो बातचीत बिल्कुल भी ना करें। जब बात करनी होगी बात भी कर लीजिएगा, मैं खुद बात करवा दूंगा, लेकिन अभी पढ़ लीजिए। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको क्या समझना है, बस इन 6 विद्वानों की परिभाषाओं पर आपको बहुत ही पैनी नजर आपको डालनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर सरसरी नजर डालनी पड़ेगी, अर्थात सबसे पहले तो आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में फिर ऊपर ऊपर हम लोग निकल चलेंगे। यानी कुल मिलाकर के इन परिभाषाओं को जब आप जान लीजिएगा तो इकोलॉजी के बारे में एक अच्छी समझ डेवलप होगी। अभी तक जो इकोलॉजी आपको बहुत हार्ड लग रहा था, कठिन लग रहा था, वह इकोलॉजी आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। पहले विद्वान आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनका नाम है फिलिप हैंडलर। फिलिप हैंडलर महोदय ने क्या कहा, फिलिप हैंडलर कहा था कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण, किनके पर्यावरण, जीवों के पर्यावरण, यानी जीव और जीवों का ही पर्यावरण बनता है। क्योंकि जीवों को जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि पर्यावरण वह चीज होती है जो कि हमको चारों ओर से घेरे हुई है, अर्थात जो जीवों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो वातावरण कहलाता है या फिर पर्यावरण कहलाता है। यानी इन्वायरमेंट बोलो आप, और चाहे उसको क्या बोल सकते हो, पर्यावरण बोलो, ठीक। तो चूंकि जीव ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं, यानी और पर्यावरण में रह करके जीवों का विकास होता है। ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा। तो जीवों और उनके पर्यावरण, यानी कि ऐसा पर्यावरण जो कि जीवों का ही है, क्योंकि जीवन के चारों ओर, यानी जीवों के चारों ओर जो फैला हुआ पर्यावरण है उसी के बारे में फिलिप हैंडलर बड़े प्यारे शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं कि पारिस्थितिकी जो होती है वो जीवन या फिर जीवों या तमाम सारे जीव, जिस जीवों में मनुष्य भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, ठीक है, चौपाया दोपया सब कुछ आ गए इसी में।
देखिए तो जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर, परस्पर माने होता है एक दूसरे के प्रति, जैसे ये मार्कर है और ये इसका कैप है, तो दोनों का कैसा संबंध होता है, परस्पर। यानी हमने कुछ इधर से लगाया कुछ इधर से फोर्स लगाया तब बंद हुआ, ठीक है। अगर खाली इधर ही फोर्स लगाई तो ये धीरे धीरे चला जाए, अगर इधर हम रोकी ना इसको, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से जब टक्कर होगी प्रत्यास्थ संघट्य होगा तो ये आपस में मिल जाएगा। अर्थात आपको समझना पड़ेगा परस्पर मतलब होता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका भी यह कर्तव्य है कि आप पढ़ें, जब मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया, हमारे और आपके बीच का परस्पर संबंध हो गया, ठीक है। क्या होगा, इंटर रिलेशनशिप इसी को कहते हैं, अंतर संबंध या परस्पर संबंध कहते हैं। यानी जितना हम तुमका चाहिए उतने आप हमें चाहो, ठीक। तो ये चीज फिलिप हेडलर क्या कहते हैं कि पारिस्थितिकी जो होती है जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर क्या संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। यानी एक ऐसा विज्ञान पारिस्थितिकी है जो कि क्या करता है, परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है, किनके किनके बीच, जीवों और उनके द्वारा निर्मित या उनको चारों तरफ से घेरे हुए पर्यावरण का परस्पर संबंधों का उसकी उन दोनों की अध्ययन करता है। उस प्रकार के विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इकोलॉजी कहते हैं उसको। क्लियर हो गई बातें। यहाँ पर जीवों और उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों के अध्ययन को ही एक प्रकार से नहीं कहा जाता इकोलॉजी, अध्ययन का विज्ञान है, अर्थात इकोलॉजी एक साइंस है। इकोलॉजी इज अ साइंस। इकोलॉजी का नेचर कैसा है, इकोलॉजी का नेचर आपका साइंटिफिक जो है रीजन है, अर्थात इसका नेचर वैज्ञानिक है, प्रकृति वैज्ञानिक है। विज्ञान उसे कहते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो विज्ञान होता है वो क्या करेगा, सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से जीवों और उनके जो पर्यावरण होते हैं उन दोनों का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो करेगा वो एक सिस्टमैटिकल वे में करेगा। तो इस प्रकार की विषय वस्तु को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गई पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है विद्वान भाई, उनका नाम क्या है, इनका नाम है ओडम महोदय। ओडम महोदय ने बड़ी गदगद वाणी में कहा, सन 1971 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है, किसकी, ओडम महोदय की। ओडम महोदय की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, कब भाई, ओडम महोदय की एक पुस्तक प्रकाशित होती है आपकी 1971 ईस्वी में। उस पुस्तक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स माने होता है एक प्रकार से, फंडामेंटल्स माने क्या होता है, एक प्रकार से मूल या मौलिक। फंडामेंटल्स माने क्या होता है, मौलिक, ओके, यानी मूल। तो यानी कि इकोलॉजी का मौलिकता या फिर मतलब कि जो है इकोलॉजी का मूल या मूल तत्व या इकोलॉजी के एक प्रकार से जड़ जिसको बोल सकते हैं, ठीक। तो फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, ठीक, इसकी एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को प्रकाशित, मतलब इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, 1971 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। किसने लिखा है, लिखा है पुस्तक को ओडम महोदय ने। और इसी पुस्तक में आप जब टटोलेंगे तो एक परिभाषा मिलेगी किसकी, पारिस्थितिकी की। तो इस पुस्तक की दी गई परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इसका नाम ही है ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, तो आप सोचिए पूरे के पूरे इकोलॉजी के बारे में ही बताया गया है और उन सभी का निचोड़ मात्र ये लाइन आपको बयां करती है। क्या कहा भैया ओडम महोदय ने, ओडम महोदय ने कहा कि पारिस्थितिकी जो होती है, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन होती है। प्रकृति की संरचना, अच्छा प्रकृति की संरचना में जीव भी आ जाते हैं, प्रकृति की संरचना में आपका वातावरण यानी पर्यावरण भी आ जाता है। और खास करके जीव क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, क्योंकि जीव क्रियाशील प्राणी है और जीव क्रियाशील प्राणी है और प्रकृति मतलब जो है परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और चूंकि क्रिया नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा, इस प्रकार से प्रकृति की संरचना और क्रिया इन दोनों का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी। प्रकृति की संरचना में, स्ट्रक्चर ऑफ नेचर में, प्रकृति में क्या क्या आ जाएगा, प्रकृति की संरचना में आप देखिएगा मतलब जीव भी आ जाएंगे और वातावरण भी आ जाएगा। और वो लोग जो क्रिया करते हैं आपस में, कौन सी क्रिया करते हैं, अंतर संबंधों की, यानी कि
जो जीव होते हैं वो निर्भर करते हैं उस पर, यानी वातावरण पर, वातावरण निर्भर करता है जीवों पर। अर्थात जीव चाहेंगे तो वातावरण विनष्ट हो जाएगा, और जब वातावरण चाहेगा तो समस्त जीव मंडल जो है, जैव मंडल ही नहीं पूरी की पूरी सिस्टम ही नष्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रकृति की संरचना तथा क्रिया का अध्ययन होता है। प्रकृति की संरचना के अंदर आने वाले जो है, जैसे जीव हो गए और चाहे वातावरण, दोनों चूंकि क्रियाशील है, और मनुष्य भी क्रियाशील है, जीव भी क्रियाशील है, और जो हमारे चारों तरफा घेरे हुए वातावरण है यह भी क्रियाशील है। और चूंकि जब वो क्रियाशील है तो क्रिया ही करते हैं, तो जो प्रकृति की संरचना में जो क्रिया होती है उसी क्रिया का अध्ययन करता है कौन? पारिस्थितिकी। ये बताया किसने? ओडम महोदय ने बताया फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी में। ओके, आज तक आपको बता दूं कि विधिवत तरीके से इस प्रकार से आप लोगों ने नहीं निचोड़ करके पढ़ा होगा। मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों तक अगर मेरी बात पहुंच रही है फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को बुला लीजिएगा पढ़ने के लिए। अगले विद्वान आते हैं आपके वार्मिंग महोदय। वार्मिंग महोदय क्या कहा था भैया? वार्मिंग महोदय ने अपनी परिभाषा दी है 1895 को, 1895 ईस्वी में। इकोलॉजी के स्थान पर इन्होंने कौन शब्द दिया है भाई? ओकोलॉजी दिया है। इकोलॉजी के स्थान पर इन्होंने ओकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है, और इन्होंने किसने? वार्मिंग महोदय ने। ठीक है, और ये कहते हैं परिभाषा को देते हुए पारिस्थितिकी की पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के संबंधों में अध्ययन है। देखिए यहां पर फिलिप हैंडलर की परिभाषा को थोड़ा गौर फरमाइएगा। फिलिप हैंडलर ने कहा कि पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन नहीं है, संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। यहां पर फिलिप हैंडलर की परिभाषा यह सिद्ध करती है कि इकोलॉजी इज अ साइंस, जबकि यहां पर वार्मिंग महोदय वैज्ञानिक तत्वों को, चूंकि अगर वैसा बोल देते तो सेम काफी परिभाषा हो जाती। वार्मिंग महोदय के में सारे शब्द आपको मिलेंगे, पारिस्थितिकी, जीवों का तथा फिर जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है। यानी जो जीव होते हैं उनका, उनके पर्यावरण, जीवों के पर्यावरण के संबंध में, परस्पर नहीं बताया इन्होंने, क्या बताया? उनके संबंध में, जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में। जब हम जीवों का अध्ययन करते हैं किसके संदर्भ में? उनके पर्यावरण के संबंध में, उनके पर्यावरण के संदर्भ में जब हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन करने वाले शास्त्र या विज्ञान को इकोलॉजी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन करता है या अध्ययन होता है या अध्ययन है। समझ में आ रही बात है ना? तो ये सारी परिभाषाएं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्स में धुआं धुआं कर देना है। छोटी छोटी परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में लिख दीजिएगा। 100% नंबर नहीं आया तो नाम बदल करके रख दूंगा, आप देख लीजिएगा। बस इन परिभाषाओं को आप लिखिएगा, 10 नंबर का प्रश्न रहेगा, 10 का 10 आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, ये ऐसे विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला विद्वान आते हैं अगले टेलर महोदय। टेलर महोदय का नाम आप लोगों ने भूगोल में जरूर सुना होगा। टेलर महोदय ने परिभाषा दी, कहा ठीक है फिलिप हैंडलर और ओडम और वार्मिंग तुम लोगों ने तो अपनी वाली कर दी, तुम लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी, जरा मेरी भी परिभाषा सुन लो। सब लोगों ने कहा कि भाई हाँ बताओ कौन सी परिभाषा देना चाहते हो। तो टेलर महोदय ने बड़ी गदगद वाणी में कहा कि पारिस्थितिकी समस्त जीवों के, समस्त पर्यावरणों के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। देखिए 3 बार समस्त शब्दों का प्रयोग किया और तीनों बार अलग अलग चीजों के लिए इन्होंने समस्त का प्रयोग किया, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए, सबको समेट लेंगे हम, कुछ छोड़ेंगे नहीं। टेलर महोदय कहते हैं कि पारिस्थितिकी जो होती है वो समस्त जीवों, पहला शब्द समस्त जीवों, दूसरा शब्द समस्त पर्यावरणों, ठीक है, तीसरा शब्द समस्त संबंधों। अब सोचिए क्या जरूरत थी इतनी बड़ी परिभाषा देने की, लेकिन बहुत बड़ी जरूरत थी। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत थी इस प्रकार की परिभाषा, चूंकि वो लोग दे चुके थे। नहीं, इन्होंने कहा समस्त जीवों के, समस्त पर्यावरणों के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। अध्ययन का विज्ञान के, अध्ययन का विज्ञान के, अध्ययन का विज्ञान, सेम पॉइंट यहां से लिख लीजिएगा। परस्पर संबंध उनके पर्यावरण और जीवों का, देखिए उसी पर आधारित सेम परिभाषा पारिस्थितिकी समस्त जीवों का, यानी कोई भी जीव ऐसा नहीं है
जो कि पारिस्थितिकी के चंगुल से बच जाए। किसी भी जीवों का उसके पर्यावरण के प्रति संबंध इस इकोलॉजी शब्द से नहीं बच सकता है। अर्थात पारिस्थितिकी जो होती है समस्त जीवों के समस्त पर्यावरणों के साथ, क्योंकि जब जीव रहेंगे तमाम सारे सभी जीव सभी पर्यावरण जो उनके द्वारा निर्मित हो रहे हैं उन सभी, जब ये दोनों साथ में रहेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में संबंध तो स्थापित ही होगा और उसी संबंधों का क्या होता है, उसी संबंधों के अध्ययन का विज्ञान होता है इकोलॉजी। ओके, तो पारिस्थितिकी समस्त जीवों के समस्त पर्यावरणों के साथ समस्त संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। 3 पॉइंट होती है इकोलॉजी में। 3 शब्दों पर अगर आपने ध्यान दे दिया पूरी इकोलॉजी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। 3 शब्द कौन कौन से हैं वो? पहला शब्द है आपका जीव, दूसरा शब्द है आपका पर्यावरण, जीवों से निर्मित और पर्यावरण का प्रभाव जो जीवों पर, जीवों का प्रभाव पर्यावरण पर परस्पर पड़ता रहता है। अर्थात इन दोनों के बीच जो है इस प्रकार का प्रभाव या एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, आदान प्रदान, उसी से उन दोनों का संबंध जो है कहीं ना कहीं क्या निकलता है, संबंध निकलता है। और यानी 3 चीज हो गई संबंध। पहला क्या है? पहला है जीव, दूसरा है पर्यावरण और इन दोनों से निर्मित तीसरा आपका आ गया संबंध। यानी इन्हीं तीनों फैक्टर्स पर आप देखिएगा जितने भी विद्वान बताएंगे सब लोग इन्हीं 3 फैक्टर्स के माध्यम से परिभाषाओं को बताएंगे। यानी कुल मिलाकर के हमें समझ सकते हैं कि पारिस्थितिकी क्या करती है, पर्यावरण मतलब कि जीव और जीवों से जो निर्मित पर्यावरण होते हैं उनके दोनों के बीच में जो संबंध होता है उन्हीं संबंधों का क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, ये चीज है। अगली परिभाषा समझिएगा मेरे भाई। अगली परिभाषा है किसकी भाई? अगली परिभाषा टुर्क और बिट्स। टुर्क एवं बिट्स की मिलीजुली परिभाषा, सामान्य परिभाषा 1972 की परिभाषा, 1972 में परिभाषा दी इन्होंने कहा। 1 साल ओडम के 1 साल के बाद में इनकी परिभाषा आती है। इन्होंने कहा चूंकि वाल्मीकि महोदय बहुत पहले परिभाषा दे चुके थे। ओके, बात ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है। और बाद में जो विद्वान आए उन्होंने वैज्ञानिकता का समावेश इसमें किया। देखिए टुर्क एवं बिट्स जो है ये कहते हैं कि जीवित तंत्रों, अच्छा जीवित तंत्र जो होते हैं वो जीव ही होते हैं। ठीक है, जीवित तंत्र जो होंगे वो जीव होंगे, क्योंकि जीव तमाम सारे जीव मिलकर के ही एक तंत्र का निर्माण करेंगे। जीव तंत्र का निर्माण कौन करेगा? तमाम सारे जीव मिलकर के ही करेंगे ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो जब वो करेंगे, जीवित तंत्रों का निर्माण कौन करते हैं? समस्त जीव ही करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से। तो इन्होंने वही, कुछ नई बात नहीं है, वही बात है, बस समझने का हेरफेर है। जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। देखिए तो पारिस्थितिकी विज्ञान इन्होंने कहा, ठीक है, चूंकि नए समझ की मतलब कि नए युग की परिभाषा इन्होंने क्या कहा कि जीवित तंत्रों तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। वही परिभाषा, जीवित तंत्रों का निर्माण कौन करता है? जीव ही करते हैं। तो जीव के जो तंत्र यानी जीव के द्वारा निर्मित जो तंत्र होते हैं उन तंत्रों का और पर्यावरण के बीच, इन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है, इसी संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम पारिस्थितिकी कहते हैं, या इसी का अध्ययन करने वाला मतलब इसी के अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी बातें, ये परिभाषा भी आपकी हो गई। अगली परिभाषा बड़े ध्यान से समझिएगा। अगली परिभाषा भाई जो है फ्रेशर्स डार्लिंग की। फ्रेशर्स डार्लिंग कहते हैं, क्या कहते हैं परिभाषा भाई? इन्होंने बड़ी मजगर परिभाषा दी है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में, देखिए इन्होंने थोड़ा सा अलग परिभाषा दी सबसे, समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा उनके अंतरजातीय एवं आपसी संबंधों का विज्ञान है। बात एक ही है, मंतव्य एक ही है, शब्दों का हेरफेर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अर्थात देखिए समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का, क्योंकि समस्त पर्यावरण यानी पूरे पर्यावरण में, पर्यावरण ही तो हमको चौतरफा घेरे हुए हैं, यानी पर्यावरण के अंतर्गत जितने जीवित प्राणी हैं उन सभी को मिला लेते हैं। तो उन सभी के संदर्भ में उनके अंतरजातीय मतलब जो इंटर रिलेशनशिप किसके, उनके यहाँ पर प्लूरल नाउन है। प्लूरल माने क्या होता है? यानी यहाँ पर ये एक व्यक्ति के लिए या एक तत्व के लिए नहीं आया है, ये उनके डिनोट करता है जीवों को, और जीवों के साथ ही उनके समस्त पर्यावरण को, समस्त जीवों को। ठीक है, ये डिनोट कर रहा है। तो पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का
यानी दोनों में जीव और पर्यावरण आपको आ गया शब्द, और अंतरजातीय और आपसी अंतर संबंध, इंटर रिलेशनशिप, अंतरजातीय यानी उनके बीच का जो संबंध है, अंतरजातीय संबंध है और आपसी संबंध जो है उन्हीं का अध्ययन करने वाला विज्ञान इकोलॉजी कहलाता। सिंपल सी परिभाषा है, इससे सरल तरीके से अब और अच्छे तरीके से अब नहीं समझ में आएगा। निश्चित तौर पर आपको सारी वो ज्ञान, सारी वो चीजें मैंने बता दी जो आपको जाननी चाहिए इकोलॉजी के बारे में। तो ये एक परिभाषा और इसके अर्थ को आपने पारिस्थितिकी का अर्थ समझा और उसकी परिभाषा को समझा विस्तार से, हर एक पॉइंट पर हर एक पहलुओं को मैंने विस्तार से समझाया। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग फटाफट से। चले तो आगे अब हम बात करेंगे कि आखिरकार जो है पारिस्थितिकी शब्द की कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनका प्राविभाजन हम किस प्रकार से करते हैं। इसको समझने वाली बात नहीं, सब फैक्चुअल बातें, तो इसको आप ऐसे जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे पहली जो शाखा है उसमें देखिए स्वपारिस्थितिकी, ठीक है, एक स्वपारिस्थितिकी होती है। ठीक, इसके अलावा दूसरा जो इसकी शाखा है वो समुदाय पारिस्थितिकी है। तीसरी शाखा जंतुओं से रिलेटेड है, जंतु पारिस्थितिकी है। चौथी है पादप पारिस्थितिकी, पांचवी है आवासीय पारिस्थितिकी, छठवीं है भौगोलिक पारिस्थितिकी और सातवीं है संरक्षण पारिस्थितिकी, आठवीं है उत्पादन पारिस्थितिकी, नौवीं है विकिरण पारिस्थितिकी, 10वीं है वर्गीकरण पारिस्थितिकी और आपकी जो है 11वीं पारिस्थितिकी है मानव पारिस्थितिकी, अंतरिक्ष पारिस्थितिकी 12वीं पारिस्थितिकी, जीवाश्म पारिस्थितिकी 12वीं पारिस्थितिकी मतलब 13वीं हो गई। 14वीं जो पारिस्थितिकी है आपकी रासायनिक पारिस्थितिकी, 15वीं है मृत्तिका पारिस्थितिकी और 16वीं है ऊर्जा पारिस्थितिकी, 17वीं है प्रदूषण पारिस्थितिकी। यानी पारिस्थितिकी जो है क्या है, जो है जीवों और जो है पर्यावरण के बीच के संबंध को मतलब कि रिलेट करती है। तो कहीं ना कहीं पे समुदाय में जो पर्यावरण की पर्यावरण का और जीवों का संबंध होगा, जंतुओं की खास करके बात की जाए उनमें पारिस्थितिकी कैसे रहेगी, भूगोलीय हिसाब से देखा जाए, विकिरण के हिसाब से वर्गीकरण किया जाए, उसके हिसाब से रासायनिक चीजों में, मृदा की चीजों में, ऊर्जा की चीजों में, प्रदूषण की चीजों में, ठीक है, उत्पादन के मामले में, संरक्षण के मामले में। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं। इससे आगे इसकी व्याख्या को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर इसको आप समझेंगे तो बहुत डीप हो जाएगा और इसको बताऊंगा तो लगभग और लगभग एक एक टॉपिक में स्वपारिस्थितिकी समझाने में लगभग और लगभग 30 मिनट आपका लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसकी व्याख्या पूरी की नहीं करूंगा, क्योंकि उससे एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा नहीं जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पारिस्थितिकी की विभिन्न शाखाओं को लिखिए या उसके बारे में बताइए। तो बस ऐसा प्रश्न आएगा तो बस आपको इतनी पारिस्थितिकी की जो शाखाएं हैं इनके बारे में आपको बता देना है। इन शाखाओं को एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं आपको सामान्य तौर पर मैं बता रहा हूं, वैसे तो तमाम प्रकार के आधार बताए गए हैं, पारिस्थितिकी को कैटेगराइज किए गए हैं। ज्यादा झमेले में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना जानो कि जितना कुल निचोड़ था वो मैंने आपको दे दिया है। तो बस इतनी पारिस्थितिकी की शाखाएं हैं, इससे अलग शाखाएं नहीं है। तो इतनी शाखाओं को ध्यान रख लिया, मानो पूरा आपने पारिस्थितिकी की शाखाओं को और उसके विभाजन को पढ़ लिया। तो विभाजन के कई आधार हैं, लेकिन अब सभी आधार को अगर हम समझेंगे तो थोड़ा सा बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा और जटिल टॉपिक आपका बन जाएगा और आप समझ नहीं भी पाएंगे उतना सही तरीके से। पारिस्थितिकी की बात की जाए तो इसको जैसे कि सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी ये आपको पूछा आता है, यानी कि इसका प्राविभाजन, पारिस्थितिकी का जो है विभाजन। इसमें आप देखते हैं वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर अगर करेंगे, दो प्रकार से पादप पारिस्थितिकी और प्राणी पारिस्थितिकी होती है, यानी प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी, ठीक है, ये होती है। इसके अलावा दूसरा जो है आपका निवास क्षेत्र के आधार पर अगर विभाजन करें हम तो इसमें तमाम प्रकार की चीजें आती है निवास क्षेत्र के हिसाब से, ठीक है। इसमें जैसे कि झील पारिस्थितिकी, प्रवाल पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, ठीक है, ज्वार नदमुख पारिस्थितिकी, ठीक है। इसके अलावा तो ये सब आ जाते हैं, यानी कि जो भी घास फूस पारिस्थितिकी है ये सब आ जाती है आपकी। तो कुल मिलाकर के ये सब आधार यानी आवासीय पारिस्थितिकी और पादप पारिस्थितिकी ये सब मैंने रख दिया, इसीलिए जंतु पारिस्थितिकी, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएंगे निवास क्षेत्र के आधार पर। तीसरा होता है संगठन के आधार पर उसका विभाजन करें हम। संगठन में एक तो होती है स्वपारिस्थितिकी और एक होती है समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है, एक स्वपारिस्थितिकी और दूसरा समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है। स्वपारिस्थितिकी मतलब होता है कि वह पारिस्थितिकी की शाखा होती है जिसमें किसी जीव
और उसके जीवन चक्र, उसका स्वभाव कैसा है जीव का, वो किस किस प्रकार से अनुकूलता को प्राप्त करता है, और पर्यावरण एक प्रकार से कैसा है उसका उसका अध्ययन किया जाता है। समुदाय पारिस्थितिकी में आप देखिएगा जीवों के समूह को एक इकाई के रूप में हम पढ़ते हैं और संबंधित है उसको समझते हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज होती है। इसके अलावा आप देखते हैं तमाम प्रकार की पारिस्थितिकी और भी होती, जनसंख्या पारिस्थितिकी हो गई, ठीक है, इसको मानव पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी हो गई। तो ये सब आपको पढ़ना होता है, बायोम पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। तो कुल मिलाकर के आपको बस इतना पॉइंट को जितना मैंने लिख दिया है, बस इससे अलग कोई पारिस्थितिकी नहीं है, तो इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ते और चीजों को जानने का हम प्रयास करते हैं पारिस्थितिकी शब्द के इतिहास के बारे में। पारिस्थितिकी का जो इतिहास है थोड़ा सा इस पर नजर डालेंगे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है जिससे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। जिन छात्रों में ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, मतलब कि उनके लिए बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते रहे, मैंने देखा है। देखिए पहला पॉइंट तो ये कि महाकवि कालिदास का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत के कवि हैं, ठीक। इन्होंने इनकी एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और एक रचना है मेघदूतम या मेघदूत, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो रचना है इसमें हिरण से प्रेम करने को लेकर के बातें बताई गई हैं, और जब कोई मनुष्य पशु पक्षियों से प्रेम करता है तो खास करके पर्यावरण संतुलन बनता है और पारिस्थितिकी सही तरीके से डेवलप हो पाती है, ठीक, पारिस्थितिकी सही तरीके से हो पाती है, क्योंकि संबंधों का मधुरम में होना ही एक प्रकार से पर्यावरण को बचाए रखता है, ठीक। तो ये बात इसी प्रकार से मेघदूतम में आप देखिएगा बादल को दूध बना करके भेजना, ये भी एक प्रकार से पारिस्थितिकी का एक उदाहरण, या फिर एक प्रकार से चूंकि संबंध ही है तो चूंकि बादल को दूध बना करके भेजना, ठीक। तो ये आप सोचिए कितनी बड़ी कल्पना है। तो ये भी आप देखिएगा महाकवि कालिदास ने पारिस्थितिकी से रिलेटेड इन पहलुओं पर चर्चा करी, मतलब कि वो उस समय इस विज्ञान का विकास तो था नहीं, लेकिन फिर भी इनके पहलुओं पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी कुछ अंश यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा उसके बाद में आप देखिएगा यूनान के यानी ग्रीस के स्थित के निवासी थियोफ्रेस्टस, इन्होंने सबसे पहले पौधों के आपसी संबंधों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव बताया, और इसी आधार पर इन्होंने पारिस्थितिकी के बारे में बताने का प्रयास किया कुछ मात्रा में, मतलब शब्द का भी प्रचलन नहीं था, शब्द नहीं आया हुआ था, तो किसने किया, पौधों के आपसी संबंधों पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव बताया। किसने बताया सबसे पहले, यूनान के जो है विद्वान है थियोफ्रेस्टस, उन्होंने। उसके बाद में नाम आता है हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस की बात की जाए तो हिप्पोक्रेटस महोदय जो है ये क्या कहते हैं भाई, हिप्पोक्रेटस महोदय जो है ये कहते हैं कि मानव चिकित्सा एवं प्राकृतिक संबंधों के रूप में इसका अध्ययन, इन्होंने इकोलॉजी का अध्ययन किया। किसके रूप में, मानव चिकित्सा और प्राकृतिक संबंध, मानव चिकित्सा से और प्रकृति से, वातावरण से भी बहुत ज्यादा संबंध है, ठीक, इसके बारे में हिप्पोक्रेटस ने बताया। इसके अलावा हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे एक प्रकार से पहले नहीं, हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया। कितना मैंने व्यापक, एक बड़े स्तर पर इन्होंने पारिस्थितिकी शब्द के बारे में बताया, पारिस्थितिकी की व्याख्या करी बड़े स्तर पर, किसने, हैकल महोदय ने। और बाद में इनका अन्य विद्वानों ने समर्थन भी किया, जैसे कि जो है कोनार्ड जो है गीसनर हो गए, 1516 से 1565 जीवन काल इनका रहा, तो ये कोनार्ड गीसनर इन्होंने समर्थन किया हैकल का। इसके अलावा जो है अल्ट्रोवांडी हो गए, पीरे बेलोन हो गए, जानरे हो गए, बपन हो गए, गेस्बार्ड हो गए, ये सब ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने एक प्रकार से पारिस्थितिकी शब्द पर अध्ययन किया। इसके अलावा और सारे विद्वान हैं जिन्होंने अध्ययन किया, ऐसा नहीं इन्होंने इन लोगों ने ही किया। इसके अलावा आप देखिएगा, ये देखेंगे राइटर महोदय जो है आपके, ये यहाँ पर मैंने लिखा, राइटर महोदय ने पौधों और जंतुओं का अध्ययन किया, और पौधों और जंतुओं के अध्ययन को संयुक्त रूप से इन्होंने क्या बता दिया, पारिस्थितिकी के बारे में बताया कि पौधों और उसके बीच में अध्ययन करने को। इसके अलावा आप देखिएगा जो है राइटर के अलावा आप देखेंगे श्रोटर महोदय ने 1896 ईस्वी में आर्ट इकोलॉजी एवं सीन इकोलॉजी दो रूपों में बांटा। इसके अलावा आप देखिएगा और तमाम सारे विद्वान आते हैं, उन्होंने समय समय जैसे कि H.C. काबिल्स ने 1899 में रेतीले भूभाग में पौधों के विकास का अध्ययन किया। 19वीं शताब्दी में यूरोप एवं अमेरिका में पशु एवं वनस्पति जगत के समुदाय, उनका प्रवेश संबंध, उनका साहचर्य बोध, इस पर इन लोगों ने कार्य किया, ठीक है, काबिल्स महोदय ने। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा 20वीं शताब्दी तक आते थे, काउल्स ने पारिस्थितिकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, और पारिस्थितिकी आधुनिक विज्ञान की युवा शाखा है उसके रूप में इन्होंने बताया, उसके रूप में विकसित होने लगी धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा इसका विकास होता गया,
और आप देखिएगा भारत में भी एक नाम बड़ा फेमस रहा है इसके मामले में, सुंदरलाल बहुगुणा जी का। इनका आंदोलन है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा का एक प्रकार से बड़ा फेमस आंदोलन है। जब भी चूंकि पेड़ की कटाई, जंगल की कटाई हो रही थी, उस समय इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और जो भी कोई व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए उद्यत होता था तो ये जाकर के पेड़ में क्या करते थे, चिपक जाते थे। तो इस प्रकार से पहले मुझे काटो, उसके बाद में फिर पेड़ पर आंच आने देना है, ये इनका मानना था सुंदरलाल बहुगुणा जी का। इस प्रकार से तमाम सारे विद्वान आते रहे, यानी कि इसके अलावा जैसे कि जो है कबिलेस, सेल्फोर्ड, पियर्स, उस्टिव, वुडबरी, ये तमाम प्रकार के लोग, क्लीमेंट हो गए, ठीक है, नाइट एवं क्रेब हो गए, इन सभी लोगों ने इन सभी चीजों का अध्ययन किया। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि पारिस्थितिकी का इतिहास एक जो है अच्छा इतिहास रहा है और आज पारिस्थितिकी पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि अगर पारिस्थितिकी पर अध्ययन नहीं किया जाएगा, पर्यावरण और मनुष्य के बीच के संबंधों को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा तो निश्चित तौर पर पर्यावरण क्या कर देगा, निरसन कर देगा, फिर उसमें बचना किसी को नहीं है। पर्यावरण के तत्वों के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो फिर मनुष्य जाति के लिए ही नहीं, संपूर्ण जो है जगत के लिए, संपूर्ण वनस्पति के लिए, समस्त जीवों के लिए वो एक प्रकार से बहुत हानि का ही काम होगा। तो कुल मिलाकर के इस पर अध्ययन करना बहुत जबरदस्त तरीके से ये परिस्थिति सिखाती है और इसका अध्ययन हो भी रहा है, बहुत सारे शोध भी चल रहे हैं इस पर। तो ये चीज आपका एक प्रकार से थोड़ा सा इसका इतिहास रहा है। अब इसके थोड़ा सा हम महत्व के बारे में समझेंगे और महत्व के अलावा हम इसके पारिस्थितिकी कार्यक्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर जानते हैं आखिरकार कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है और उसका ये चीज क्या है, ठीक। चलिए फिर समझ लेते हैं भाई। तो अब हम समझेंगे कि आखिरकार पारिस्थितिकी का क्या महत्व है दैनिक जीवन में ही नहीं, पूरे के पूरे जो है जीवन में, और इसके अलावा हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा तो पारिस्थितिकी का महत्व किस प्रकार से है। अगर पारिस्थितिकी को आपने नहीं समझा या लोगों ने नहीं समझा या जो औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों ने नहीं समझा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं उन लोगों ने नहीं समझा, तो फिर दिक्कत की बात है। अर्थात हमको समझना पड़ेगा पारिस्थितिकी के महत्व को, अर्थात किस प्रकार से हमारे जीवन को सफल और सरल बनाती है पारिस्थितिकी। क्योंकि अगर पारिस्थितिकी का हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे तो हम पर्यावरण और मनुष्य के बीच का या पर्यावरण और जीवों के बीच का जो संबंध है उसको नहीं समझ पाएंगे, और पर्यावरण और जीवों के बीच के संबंध के साथ साथ हम जो वनस्पतियां हैं और जो जीव हैं उनका और मनुष्य से संबंध नहीं स्थापित कर पाएंगे। क्योंकि जब क्या होता है, चाहे किसी वनस्पतियों का विनाश होता है या किसी जीवों का विनाश होता है तो उसका इफेक्ट मनुष्य की प्रकृति पर, मनुष्य के जीवन पर जरूर पड़ता है। तो मनुष्य की प्रकृति को समझने के लिए, मनुष्य के संबंधों को समझने के लिए प्रकृति के साथ या प्रकृति का मनुष्य के साथ या वातावरण का जीवों के साथ, इन सभी चीजों को समझने के लिए जिस विज्ञान को हम जानते हैं वो पारिस्थितिकी होता है। इसीलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। सबसे पहली बात कि वातावरण का नियंत्रण, वातावरण में नियंत्रण स्थापित करना हुआ तो उसके लिए पारिस्थितिकी विज्ञान का सहारा हमको लेना पड़ता है। बिना पारिस्थितिकी विज्ञान के हम वातावरण को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वातावरण को समायोजित नहीं कर सकते हैं। वातावरण को किस प्रकार से मैनेज करना है ये हमको पारिस्थितिकी सिखाती है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि हमारा और जो है वातावरण का, पर्यावरण का क्या संबंध होना चाहिए, यानी जीवों का और पर्यावरण का जो संबंध है जब तक वो मधुरम रहेगा तब तक ठीक है, और नहीं फिर बाद में दिक्कत है। तो अगर पर्यावरण के नियंत्रण की बात आती है तो पारिस्थितिकी ही उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हमारे जीवन में पारिस्थितिकी का बहुत महत्व है। दूसरी बात क्या महत्व है भाई, विभिन्न बीमारियों से बचाव। आप देखते तमाम प्रकार की, जब आप क्या करेंगे, जब वनस्पतियां नष्ट होने लगेंगी, तमाम सारे जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक मनुष्य का जीवन खतरे में आ जाएगा, मनुष्य के जीवन में अनेक बीमारियां आ जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना जैसी महामारी ये ऐसे नहीं आती है, इसको जब प्रकृति के तत्वों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जब वनस्पतियों को नष्ट किया जाता है, जब जीव जंतुओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो इस प्रकार की बीमारियां हमारे समक्ष आती हैं। और इन सभी बीमारियों का सबसे एक प्रकार से अगर इन बीमारियों से बचना है तो पारिस्थितिकी विज्ञान को हमको बड़े गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, इसको बड़े विस्तार से हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, यानी कि अगर विभिन्न बीमारियों से हमको बचना है तो पारिस्थितिकी का सहारा लेना पड़ेगा। चूंकि बीमारियां जो उत्पन्न होती हैं
पहले के जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, क्योंकि पहले उद्योगों का विकास नहीं था, पहले बाजारवाद नहीं था, पहले नई नई फैक्ट्रियां नहीं बन रही थी, उसकी चिमनियां नहीं थी, ठीक है, धुएं नहीं निकल रहे थे, नदियों में खास करके जो है कूड़ा कबाड़ फेंका जा रहा था, मतलब फेंका जा रहा है, पहले नहीं फेंका जाता था। पहले गंगा जो है नदी का जो जल होता था वो इतना पवित्र होता था कि वो उसमें कीड़े ही नहीं पड़ते थे। आज गंगा नदी के जल में कीड़े पड़ने का एक कारण यही है कि उद्योगों का विकास है। आप कानपुर में चले जाइएगा, शुक्लागंज के आसपास गंगा नदी इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि उसमें एक प्रकार से सब जितना कचरा और जितना वो सब था सब उसी में ढकेल दिया गया। अब मानो उस पर गंगा एक्शन प्लांट के मतलब कि गंगा एक्शन प्लान हुआ, उसके तहत जो है सारे काम हो रहे हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा सा दूर फैक्ट्रियों को हटाया जा रहा है, लेकिन आप देख जितने भी गंदे पानी होते हैं या मलबे होते हैं उन सभी को नदियों के और नाले जो होते हैं सब नदियों में जाकर के मिल जाते हैं। तो भाई देखिए, आप क्रीम पाउडर और ये सब लगा करके नहाते हैं, आप देखें तमाम प्रकार के कास्टिक चीजों का प्रयोग करके, रासायनिक तत्वों का प्रयोग करके आप स्नान करते हो, और वो सब पानी नाले के माध्यम से होकर के कहाँ पे जा रहा है, नदियों में बहता जा रहा है, ठीक। तो और उसी नदियों में तमाम सारे श्रद्धालु नहाते, तो बीमारी कितनी फैलेगी, बहुत ज्यादा बीमारी फैलेगी, ठीक। तो इन सभी बीमारियों से अगर बचाव करना है तो हमको पारिस्थितिकी के तहत हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना होगा। और सतत पोषणीय विकास की अगर बात की जाए तो पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। तो यहाँ पर हमको पारिस्थितिकी का सहारा लेना पड़ेगा, पारिस्थितिकी से विभिन्न बीमारियों से हमारा बचाव हो सकता है। इसके अलावा आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। आर्थिक समस्याओं में आप देखिएगा पारिस्थितिकी के द्वारा जहां पर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बंद करवा दिया था, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण होता है, वातावरण विनष्ट होता है, वातावरण के साथ संपर्क टूटता है, तो कहीं ना कहीं पे आर्थिक समस्याओं को मदद दिलवाती है। अगर पर्यावरण के बारे में और पारिस्थितिकी के बारे में आपने समझ तरीके यानी कि अपने और पर्यावरण के जो तत्व है उनके बीच के संबंधों को आपने जान लिया, निश्चित तौर पर आप फैक्ट्री स्थापित करेंगे, उसका आप अलग से तरीके से मतलब कि उसके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, तो आप खोलिए आराम से अपनी आर्थिक समस्याओं को आराम से खनन करिए, आराम से जो कुछ भी करना आप कर सकते हैं। बस आर्थिक मतलब कि इसके पारिस्थितिकी को आपको ध्यान में रखना होगा। पारिस्थितिक तत्वों को अगर आप पढ़े रहेंगे, उनके बारे में जाने रहेंगे, निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हमको पारिस्थितिकी के माध्यम से आप देखते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान यह बताता है कि किस प्रकार से हमको वनस्पतियों को सुरक्षित रखना है, किस प्रकार से जीवों को मारना नहीं, उनसे प्रेम करना है। तो उपयोगी पदार्थों को हमको मिलता है, इसी कारण से उपयोगी पदार्थ हमको मिल पाते हैं, औषधियां हमको मिल पाती है। क्यों मिल पाती है औषधियां? चूंकि हमने पारिस्थितिकी पढ़ा और उसके तहत हमने पर्यावरण की जो वनस्पतियां उनको नष्ट नहीं किया। और आज देखते हैं हिमालय पर्वत से तमाम प्रकार की औषधियां, पहले संजीवनी जैसी बूटी थी जिसको एक प्रकार से मिल जाती थी, फिर एक प्रकार से वो मृत्यु आदमी फिर जीवित हो सकता है। लक्ष्मण जी को आप देखिएगा किसने जीवित किया, तो संजीवनी बूटी ने जीवित किया, ठीक है। और संजीवनी बूटी की बात की जाए तो ये सब औषधियों की प्राप्ति जो होती है, उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है, ये पारिस्थितिकी के तहत ही होती है। इसके अलावा वनस्पति हो गई, आपकी जीव हो गए, नदी हो गई, तालाब, सागर, इन सभी का संरक्षण होता है, वनस्पतियों का संरक्षण होता है पारिस्थितिकी के तहत। इसके अलावा जीवों का भी संरक्षण होता है, नदियों का, तालाबों का, सागरों का, महासागरों का, इन सभी का संरक्षण होता है। आप देखते हैं कि जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं, पक्षी विहार बना दिए गए हैं। ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई, ये सब खास करके पारिस्थितिकी का महत्व ही है। इसके अलावा पर्यावरण पर संकट यानी औद्योगिकरण से जो मंडरा रहा है, इससे बचाव हो सकता है जब आप सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान रख करके आप कंपनियों को खोलिए, लेकिन उसके लिए उचित व्यवस्था करिए कि जो प्रदूषण निकलेगा इससे उसको किस प्रकार से प्रदूषण मुक्त व्यापार हमको करना है, प्रदूषण मुक्त उद्योगों का विकास करना है, तो इस पर ध्यान देना होगा। तो पर्यावरण पर जो संकट मंडरा रहा था पारिस्थितिकी के अध्ययन से, वो क्या होता है? धीरे धीरे खत्म होने की ओर होता है, ठीक। लेकिन अगर करेंगे तो पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी के बारे में जानेंगे तो। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा जिसको पढ़ने के बाद। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मिट्टी का कट करके बहना। क्या होता है कि जब जो है मिट्टी कट करके क्यों बहती है? क्योंकि आप जंगल की कटाई करते हो तो पेड़ पौधे या वनस्पतियों को नष्ट कर दिया। क्योंकि जब पानी बरसता है तो मिट्टियां कट करके बहती है, और जब मिट्टियां कट करके बहती है तो उसको रोकने का काम कौन करते हैं? जो वन होते, जंगल होते, वो रोकते हैं, या फिर जो वनस्पतियां होती है भूमि पर वो रोकती है। तो अगर आप वनस्पतियों को भी नष्ट कर देंगे, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर देंगे, तो फिर क्या दिक्कत होगी? तो जब मृदा कट के बह जाएगी अर्थात, और मृदा कट के बह गई तो ऊपरी परत जो है मृदा की जो उपजाऊ होती है वो कट करके तो बह गई। अब नीचे की परत आपकी बची तो मृदा क्या हो जाएगी? अनुपजर हो जाएगी यानी अनुर्वर हो जाएगी। और जब मृदा अनुर्वर हो जाएगी तो 4-5 सालों के बाद में धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद में वही अनुर्वर भूमि
वो मरुभूमि में चेंज हो जाएगी, यानी मरुस्थल में बदल जाएगी। ठीक है, मरुस्थल माने होता है मरी हुई स्थान या मरा हुआ स्थान, मरी हुई भूमि, उसको मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थल में चेंज हो जाएगी। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा किसके माध्यम से? पारिस्थितिकी अगर हम पढ़ लेते हैं तो, यानी पारिस्थितिकी का महत्व एक क्या है कि मानव जाति का एक प्रकार से क्या होगा, सॉरी, मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा। इसके अलावा कृषि में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है उसको हम कम कर सकेंगे। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से आप देखते हैं खाद, डाई अमोनियम सल्फेट, इन तमाम प्रकार की चीजें जब उसमें डाली जाती है तो क्या होता है, इससे क्या होता है भाई, बहुत सारी हानि होती है और पृथ्वी कष्टमय होती है अपनी। तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम किया जा सकेगा पारिस्थितिकी के को पढ़ने के बाद में, ये इसका महत्व है। इसके अलावा इसका अगला महत्व है मानव जाति का कल्याण हो सकेगा। मानव जाति का कल्याण का मतलब क्या होता है, अर्थात मनुष्य जो होगा सुखमी होगा। सुखमी कब होगा? जब वो पारिस्थितिकी को जानेगा। और पारिस्थितिकी का एक यही महत्व है कि मनुष्य का कल्याण करना है, मनुष्य को विनष्ट नहीं करना है, मनुष्य का निरसन नहीं करना, मनुष्य का एलिमिनेशन नहीं करना है। यही चाहती है प्रकृति और यही चाहता है पर्यावरण और यही चाहती है पारिस्थितिकी। कुल मिलाकर के कहें तो मनुष्य और उसके जो मतलब जो आसपास घिरे हुए उसका वातावरण है, इन दोनों के बीच में संबंध है, इसी का अध्ययन पारिस्थितिकी करता है। तो इसी संबंधों को हमको ठीक कर लेना है, मधुरम कर लेना है, अच्छा बना लेना है। बस आप वेलफेयर रहेंगे, आप कल्याणकारी रहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका इसका महत्व, आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा लास्ट टॉपिक आपका, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र यानी इसका विषय क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इकोलॉजी। ठीक है क्या भाई, स्कोप ऑफ इकोलॉजी। स्कोप ऑफ इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसको इसमें समझने के लिए कुछ पॉइंट जैसे कि आप देखिएगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत आकारिकी, कार्यकी, अनुवांशिकी, उद्विकास, आणविक जीव विज्ञान, परिवर्धन जीव विज्ञान, तो ये सब जीव विज्ञान के कार्यकी, आकारिकी, अनुवांशिकी, उद्विकास, आणविक जीव विज्ञान, परिवर्धन जीव विज्ञान, ये सब जीव विज्ञान के टॉपिक जो हैं ये अपने आप में समाहित की हुई है कौन? पारिस्थितिकी। इसके अलावा आप देखेंगे जीव विज्ञान के अलावा आप देखेंगे रसायन विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक जो होते हैं इसको समाहित की होती है पारिस्थितिकी। भौतिक विज्ञान के कई सारे टॉपिक को समाहित की है पारिस्थितिकी। इसके अलावा खगोल विज्ञान के कई सारे टॉपिक को समाहित की हुई पारिस्थितिकी। इसके अलावा भूगोल के तमाम सारे टॉपिक को समाहित की, भूगोल के लगभग अधिकतर टॉपिक को समाहित की हुई है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत ही हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी पढ़ते हैं। आज जो बीए थर्ड सेमेस्टर में आप जियोग्राफी तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो आप? जियोग्राफी पढ़ रहे हो, जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना पड़ रहा है? आपको यहाँ पर पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में ही तो पढ़ रहे हो आप, किसके बारे में पढ़ रहे हो? तो कुल मिलाकर के आप ये समझो कि पारिस्थितिकी की अगर मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र जो है ये खगोल विज्ञान से लेकर के भूगोल तक, रसायन विज्ञान से लेकर के भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तक कोने कोने तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आप देखते हैं हर एक चीजों का अध्ययन किया था। जैसे कि अगर बात की जाए पारिस्थितिकी के कार्य क्षेत्र की, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, लवणता, स्थल, जल, महासागर सभी का अध्ययन किया था। समुदायों में जीवों की गणना, आबादी, घनत्व के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन किया था। तो कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि जो है जिसके ज्ञान के बिना मानव का अस्तित्व बना रहना असंभव है, उसी ज्ञान, उसी विज्ञान, उसी विषय वस्तु को हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के पारिस्थितिकी एक ऐसी विषय वस्तु है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आने वाला समाज या आने वाली जो पीढ़ी होगी वो बहुत ज्यादा एक प्रकार से क्या होगी, दुखी होगी और अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर सकेगी। और आने वाले समय में अगर ऐसा होता रहा पर्यावरण के साथ खिलवाड़, निश्चित तौर पर पूरा का पूरा समाज विनष्ट हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पर्यावरण के साथ मधुरम में संबंध स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकी का होना बहुत जरूरी है। खास करके हर एक विज्ञान के, खगोल विज्ञान में पारिस्थितिकी का चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में, क्योंकि इन सभी के पहलू कहीं न कहीं पे कुछ पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत क्या आता है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। यानी पारिस्थितिकी का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। पारिस्थितिकी एक दो शब्द में कहेगी विचारधारा नहीं है, पारिस्थितिकी अपने आप में एक व्यापक शब्द है, एक जटिल नहीं, एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक धरातल, बड़े स्तर पर पारिस्थितिकी को पढ़ना चाहिए। तो पारिस्थितिकी के बारे में हमने यहाँ पर इन तमाम प्रकार की चीजों को आपको बता दिया। निश्चित तौर पर आपके सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके,
और अगर वीडियो पसंद आई तो बताइए, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो कैसी लगी आपको ये अवश्य बताइएगा। और कल आपकी पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 2 की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 की पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर की आप देख लीजिएगा। चैप्टर 2 मतलब चैप्टर फर्स्ट की जियोग्राफी क्लास हो चुकी है और ये चैप्टर 2 है, तो 2 क्लास आपकी हो गई जियोग्राफी की, ठीक है। और सिलेबस ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है और इसका पर्यावरण का एक प्रकार से मैंने वो भी डाला होगा, मॉडल पेपर भी डाला है। चार वीडियो लगभग हो गई, आप लोगों यहाँ तक देखिए इसको। उसके बाद में और भी धीरे धीरे चैप्टर 3 के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ठीक। इसके अलावा सोशियोलॉजी के भी 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं, ठीक है। 3 वीडियो में 2 चैप्टर आपके निपट चुके थे। थोड़ा सा अभी बचा हुआ सोशियोलॉजी में चैप्टर 2 में, उसको मैं समझा दूंगा। इसके अलावा आपका और भी बच रहा है। उसके अलावा और भी जैसे कि होम साइंस का चैप्टर 1 हो चुका है और आप कहिएगा तो मैं कल होम साइंस का चैप्टर 2 भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चैप्टर 2 कल होम साइंस का पढ़ा देंगे। इसके अलावा और भी आपका जो सब्जेक्ट है जैसे कि पॉलिटिकल साइंस तो हो गया, सोशियोलॉजी जियोग्राफी हो गया, हिंदी का तो आपका चैप्टर 2 ऑलरेडी पढ़ा हुआ, हिंदी का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। जिनको हिंदी का कोर्स लेना, अभी भी कोर्स जारी है, जिनको लेना है आप हमारे नंबर 9161 पर एक बार संपर्क जरूर करिएगा। 9161936062, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप एसएमएस करिएगा कि सर हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स लेना है, तो पूरा कोर्स आपको मात्र 100 रुपए में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा शुक्ला डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप आसानी से उसमें पीडीएफ नोट्स भी आपको उसमें प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी का खास करके। तो आप उस जो है क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा हिंदी वाले की, अगर जिनको ज्वाइन करना है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए पूरा का पूरा सिलेबस उसमें समाहित करने का प्रयास रहेगा। हिंदी गद्य से रिलेटेड हर एक पहलू पर उसमें चर्चा की जाएगी। अब तक 8 से 9 क्लासेस हो चुकी, 8 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप लोगों की और क्लासेस जो होंगी, यानी कि जैसे आप जो है चीजें होंगी तुरंत आपके पास 9 क्लासेस की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी अलग से, और उसके बाद में उसकी प्लेलिस्ट सेंड कर दी जाएगी। उसमें एक मतलब सीरियल से सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में जो भी क्लासेस होगी उसके लिए आपको यूट्यूब मतलब कि उसमें ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आप आसानी से पढ़िएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आया। तो जियोग्राफी बाकी सब सब्जेक्ट का मैं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू, धन्यवाद।